एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को कंपाइल करके हमने एक मास्टर वीडियो बनाई है जिसमें विभिन्न प्रश्नों को एक साथ हमने कंपाइल किया है। ये आपके आने वाले यूकेपीएससी यूके के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगी। चलिए, पहला प्रश्न, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो आंसर है 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.262, 4.50, 3.05। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी 3.262 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पारसेक जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पैरेलैटिक सेकंड। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक जो होता है वो 3 गुणा 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुणा 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है। यानी कि एक पारसेक का जो मान आता है 3.262 प्रकाश वर्ष आता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई जो है बार, नॉट, जूल और ओम, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन है बार है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब का जो गैर असाई मात्रक है वो है बार। बार बराबर एक बार बराबर 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नौ संचालकों द्वारा। देखिए सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी कि सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनको महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराती हैं और प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, सेंसिटिव तराजू का मतलब ये है कि जिसमें बहुत कम वजन के बढ़ने या घटने पर जो रीडिंग है तराजू की वो घटती या बढ़ती है। तो गहरी सांस लेने पर तराजू की रीडिंग जो है वो बढ़ जाएगी या घटेगी, या रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी है वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो इसमें क्या होगा, जो रीडिंग होगी वो बढ़ जाएगी, यानी कि व्यक्ति का जो भार है वो बढ़ जाएगा। देखिए उस व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन जो है अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु में 1.225 ग्राम वजन होता है। अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन जो होता है वो 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी होगी क्योंकि वायु का घनत्व कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व। तो इसका आंसर है बी, पृष्ठ तनाव। देखिए होता क्या है, किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव किसी वस्तु का वह गुण होता है कि वह द्रव स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। तो वर्षा की बूंद जो होती है गोल होती है, जिससे कि उसका पृष्ठ जो होता है न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही बाहर आती है, इसका कारण क्या है। वायुमंडल में वायु दाब में कमी के कारण, ये ऑप्शन, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, वायु दाब में कमी के कारण। होता क्या है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब जो होता है ऊपर को क्रमशः कम होते जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर का स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है। चूंकि
ऊपर वायु दाब कम होता है, पेन की स्याही का दाब ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा दाब से पेन की स्याही के पेन से स्याही निकलने लगती है। अगला प्रश्न 7वां, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी का जो आकर्षण है कृत्रिम उपग्रह की गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल जो है वो कार्य करते हैं। एक होता है केंद्रीय बल, दूसरा प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण प्राप्त करता है, पृथ्वी की वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि? तो इसके आंसर हैं वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है। सी ऑप्शन, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। देखिए शीतकाल में क्या होता है, झील की ऊपरी सतह तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और वो बर्फ बन जाती है, लेकिन बर्फ ऊपर जो परत है उसके नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो द्रव अवस्था में रहता है। इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री पर पानी रहता है जिसमें मछलियां एवं अन्य जलीय जंतु जीवित रहते हैं और सांस ले सकते हैं। अगला प्रश्न 9वां, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका ताप, दाब, वेग या घनत्व? इसका आंसर है डी, घनत्व। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जो होती है वो गर्मी पाकर गर्म होती है जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर तैरती रहती है, इसी को बादल कहते हैं। तो बादलों का घनत्व कम होता है इसलिए वो ऊपर तैरती हैं। अगला प्रश्न 10वां, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तीव्रता से, तरंग दैर्ध्य से, वेग से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी तरंग दैर्ध्य से। इसमें ऑप्शन जो है ए के बाद सी आ गया है, इसमें आप ऑप्शन लेंगे ए, बी और ए, बी ऑप्शन तीसरे नंबर पर आ गया, सी तीव्रता से, डी वेग से। तो ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए लेकिन आंसर जो है तरंग दैर्ध्य इसका आंसर हो जाएगा। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ से होता है। विभिन्न विभिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे कम होता है। रेड रंग का सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया में, पुतली में, परितारिका में, आइरिस में, दृष्टिपटल या रेटिना में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दृष्टिपटल रेटिना में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मनुष्य की आंख फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कॉर्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते लेंस पर पड़ती हैं। दृष्टिपटल या रेटिना इसे फोकस कर देता है जहां पर वस्तु का छोटा लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो चार ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है एग्जैक्ट
36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे सामान्य तौर पर 37 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलेंगे तो इसका मान हो जाएगा 273-37 यानी कि 310 केल्विन। अगला प्रश्न हम देखते हैं 13वां। परम शून्य ताप क्या है? 4 ऑप्शन है। किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो इसका आंसर है बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा जो होती है न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर ऋण 273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वाष्पीकरण। इसकी व्याख्या देखते हैं। होता क्या है, मिट्टी के घड़ों की दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी जो है रिसता रहता है, जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का तापमान गिर जाता है। ये वाष्पोत्सर्जन के लिए अंदर से ऊष्मा जल लेता है ताकि जिससे अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न 15वां देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? हमने किसी बोतल में पानी भरा और उसको जमने दे दिया, किसी कांच की बोतल में, तो बोतल जमने के बाद टूट जाती है। तो क्यों टूट जाती है, उसका रीजन क्या है? पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में हम पानी भरते हैं, खासकर कांच की बोतल में, तो उसके बर्फ़ के जमने पर बोतल टूट जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। इसलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। अगला प्रश्न 16वां। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? 4 ऑप्शन है। ऑर्गन और नियॉन, नाइट्रोजन एवं नियॉन, नियॉन और पारद वाष्प, या डी केवल ऑर्गन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नाइट्रोजन एवं नियॉन। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है, आप जानते हैं, जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप चढ़ाया होता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस नियॉन या आर्गन आदि को कुछ पारे की वाष्प के साथ भरा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, सॉरी। तो नियॉन और पारद इसका सही आंसर होगा। बी आप सही कर लीजिए। बी ऑप्शन जो है तीसरे नंबर पर चढ़ गया है। बी आंसर सही होगा, नियॉन और पारद वाष्प। अगला प्रश्न 17वां। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो सुनारों द्वारा एक्वारेजिया प्रयुक्त किया जाता है, वो कैसे बनता है? 4 ऑप्शन है। नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो इसका सही आंसर है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अम्लराज या एक्वारेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसे कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया के नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये स्वर्ण और प्लेटिनम आदि को, नोबल धातुओं को भी गला देता है। अगला प्रश्न 18वां। दो उदाहरण है, एक विलयन का, इमल्सन का, फेन का, वायु वियल का। तो इसका आंसर है सी, इमल्सन या पायस का। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, इसमें भी इसके लिए समान प्रार्थी हैं। सी ऑप्शन, इमल्सन या पायस। दूध है एक, पायस है इमल्सन का उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट, भारी जल,
सल्फर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो कृत्रिम बादल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। डी ऑप्शन सही है। देखिए क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों को से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफॉन, आइसोप्रोटूरॉन, एट्रोजिन, मेलेथियोन। तो इसका सही आंसर ए इथेफॉन है। इथेफॉन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। पहला प्रश्न है, टिटनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। देखिए टिटनस जो है उसे लॉकजॉ भी कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टिटनस जो है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण फैलता है और इसे लॉकजॉ भी कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय। तो जो गंदे हैंडपंप का पानी पीता है उसको सभी रोग हो जाते हैं निम्न में से, लेकिन एक रोग नहीं होता है, कॉलेरा यानी कि हैजा, विब्रियो कॉलेरी से ये होता है। टाइफाइड ये भी गंदे पानी के पीने से होता है। और जॉन्डिस, पीलिया ये भी गंदे पानी या छिछले हैंडपंप के पानी से हो सकता है। फ्लोरोसिस जो है ये छिछले हैंडपंप के पानी से नहीं होता है। तो फ्लोरोसिस जो होती है दांतों को खराब करने वाली बीमारी होती है। तो फ्लोरीन की अधिक मात्रा से फ्लोरोसिस हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो देखिए चेचक, मलेरिया, तपेदिक। तपेदिक जो है ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं, मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है और चेचक जो है विषाणु जनित रोग है। तो हैजा जो है गंदे पानी से फैलता है, इसका जीवाणु। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। देखिए जब ऑक्सीजन शरीर में कम होगी तो शरीर जो है अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए तेज तेज सांस लेता है या श्वास की गति बढ़ जाती है। पर्वतारोही जो है जब ऊंचाई में चढ़ते हैं, आप देखते हैं पर्वतारोहियों को, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाते रहते हैं तो सांस की गति जो है ऊंचाई के साथ साथ बढ़ती रहती है, क्योंकि ऊंचाई में ऑक्सीजन का जो सांद्रण होता है वो ऊंचाई के साथ घट जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक भारी गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा या स्प्लीन? तिल्ली मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो आनुवांशिक रोग निम्न में से कौन सा नहीं है? रतौंधी ये विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और रंजकहीनता, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, वर्णांधता। रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता ये सभी जो है आनुवांशिक रोग हैं और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो आप जानते हैं 72 बार धड़कता है। और बच्चों का हृदय जो है, हृदय गति जो होती है और तेज होती है, वृद्धों की जो होती है कम होती है। शरीर के जोड़ों में गठिया या आर्थराइटिस निम्न में से किसके जमाव से होता है? तो देखिए जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो शरीर के अंगों में जैसे घुटनों में जमाव उसका होने लगता है यूरिक एसिड, जिससे क्या होता है गठिया हो जाता है आदमी को। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं।
दो ऊपर दो नीचे, दो ऑरिकल्स ऊपर दो वेंट्रिकल्स नीचे। देखिए अगर हम एक सामान्य चित्र में देखें तो ऑरिकल्स ऊपर, कल्स ऊपर और वेंट्रिकल्स नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? देखिए प्राचीन वायुमंडल में जब पृथ्वी का विकास हो रहा था उस समय मेथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित थी, लेकिन ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। ऑक्सीजन के उत्पन्न होने के बाद जीवन का प्रारंभ जो है वो पृथ्वी पर हुआ। पहला प्रश्न जो है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय से तेज, हृदय के बराबर, हृदय से मंद और हृदय से स्वतंत्र होकर। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है वो हृदय की गति के बराबर करती है, बी इसका आंसर हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर जो होती है हृदय के धड़कने की दर के बराबर होती है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। रक्त होता है यानी कि ह्यूमन ब्लड होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलिक ऊतक, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड एक, इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसका आंसर है बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं जिनको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के कारण होता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है भी कह सकते हैं, वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण या बीज। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, बी इसका आंसर हो जाएगा। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा या मिट्टी निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑडियोमीटर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। सभी प्रश्न जो हैं पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है यानी कि ब्लड प्रेशर होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर में रक्तदाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब से हमारा जो रक्तदाब है वो कितना अधिक है। यदि डॉक्टर द्वारा नापा गया रक्तचाप जो है 120 mmHg है, इसका अर्थ यह है कि दाब हमारा यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है, बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न को नोट भी कर लीजिए, आप चाहें तो प्रश्नों की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग जो है कीट के काटने से होता है या फैलता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया और दमा। तो डेंगू जो है कीट के काटने से होता है, जो मच्छर के काटने से होता है। देखिए स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बी आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा सी व्याख्या देखते हैं। डेंगू एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे क्यूलेक्स फैटिगेंस एडिज एल्बोपेक्टस
तथा एडिस एजिप्टी नामक मादा मच्छर के फैलाते हैं। तो ये वाहक होते हैं इस रोग के कारक के। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है यानी कि स्टिमुलेट करता है। विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। शरीर के ताप को कम करता है। तो एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है या स्टिमुलेट करता है। बी आंसर सही हो जाएगा। एंटीजेंस वे पदार्थ हैं जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न, सर्पों के विषय में जानकारी करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इक्थियोलॉजी। देखिए, सर्पों के विषय में जानकारी या अध्ययन कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। ए आंसर सही हो जाएगा। सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी जो होती है मछलियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर, कॉलोरीमीटर, लक्समीटर, अल्टीमीटर। देखिए, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्समीटर का प्रयोग किया जाता है। तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू में प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की। तो प्लेटलेट्स की कमी डेंगू बुखार में हो जाती है। ये आंसर सही हो जाएगा। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। आपने सुना भी होगा डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, जिसके लिए गिलोय या बकरी के दूध का इस्तेमाल भी किया जाता है प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है यानी कि प्रिमिटिव जीव कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, एमीबा, कवक फंजी यानी फंजाई, यूग्लिना। तो नीलहरित शैवाल इनमें सबसे प्रिमिटिव या पुराना जीव है। ये आंसर सही हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है नीलहरित शैवाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, मैग्नीज। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। बी आंसर सही हो जाएगा। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। यहाँ पर है 2 बार टाइप हो गया है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। तो चलिए बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। मानव रक्त की श्यानता यानी कि विस्कोसिटी का कारण है रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी या उपयुक्त सभी। तो रक्त में प्रोटीन जो है रक्त की श्यानता या विस्कोसिटी का कारण है। मानव रक्त की श्यानता मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन आदि पर निर्भर करती है। रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स की उपस्थिति का श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो देखिए, स्तनपायी जो होते हैं वो सीधे बच्चे जन्म देते हैं, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। और इसमें से एकेडिना, कंगारू, सही और व्हेल में से एकेडिना जो है अंडे देने वाला स्तनपायी है। एकेडिना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। ये पूछा जाता है, अंडे देने वाले स्तनपायी जीव का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 16। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी क्या कहलाता है? डायलिसिस, ऑस्मोसिस, हीमोलिसिस, पैरालिसिस। तो डायलिसिस जो होती है आपने सुना भी होगा, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17।
निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं? मौलाक, ऊंट, जेब्रा, यूरोमेस्टिक्स। तो ऊंट जो होते हैं अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। ऊंट एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत्र इंटेस्टाइन में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, उत्क्रम परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, अपोहन, विसरण। तो ए अपकेंद्रण इसका सिद्धांत है। वह प्रतिक्रिया बल जो जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है अपकेंद्री बल कहलाता है। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स भी इसे कहते हैं। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? केराटिन, फाइब्रिन, ऑक्सीटोसिन, कोलेजन। देखिए सभी प्रोटीन है ऑक्सीटोसिन को छोड़ के। ऑक्सीटोसिन जो है एक हार्मोन है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन और विनाश हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। डी है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है नहीं विनाश हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना विनाश हो सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का मूल सिद्धांत है। इसके अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। पहला प्रश्न, रेशम कीट पालन को कहते हैं? चार ऑप्शन है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। देखिए जो रेशम कीट पालन या रेशम कीट संवर्धन है उसे कहा जाता है सेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों के अध्ययन को कहा जाता है। सेरिकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन रेशम कीट के पालन को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन है। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है बी, सेरिकल्चर हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज को हम अब क्रमबद्ध रूप से लेके आएंगे। आप कमेंट में पोस्ट करेंगे कि कब आपको कितने बजे प्रतिदिन ये सीरीज चाहिए, तो उस समय हम इसको पोस्ट करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आती तो कमेंट जरूर करें और लाइक करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम का अध्ययन, जैव विकास का अध्ययन, डीएनए संरचना का अध्ययन, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो डी होगा। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जो आनुवांशिकी है वो आनुवांशिकता का अध्ययन है। डी आंसर सही हो जाएगा। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों और आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो आनुवांशिकता के ही एक पार्ट कहे जा सकते हैं। हालांकि जैव विकास को हम इसमें छोड़ दें, लेकिन सही आंसर जो होगा डी आनुवांशिकता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? पहला ऑप्शन है व्हेल मछली, बी दरियाई घोड़ा, सी अफ्रीकी हाथी, डी ध्रुवी भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व्हेल मछली। देखिए ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? चार ऑप्शन है छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल और मच्छर। तो सही आंसर जो हो जाएगा बी तिलचट्टा हो जाएगा। और इसके बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। देखिए हमारे रक्त का रंग जो लाल होता है उसका कारण हीमोग्लोबिन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, यानी कि मिर्च में जो आपको तीखापन लगता है उसका कारण क्या है? लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्साइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कैप्साइसिन की उपस्थिति। देखिए कैप्साइसिन जो होता है मिर्च के तीखे
पन का कारण होता है। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्साइसिन के कारण होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 6। कपास का प्रमुख घटक है। 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसी अम्ल और ग्लिसरीन। तो कपास का जो प्रमुख घटक है वो बी सेल्यूलोज हो जाएगा। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेल्यूलोज है, जिसकी मात्रा कपास में 91 से 94% तक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 7। अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या पके फल के लेटेक्स। तो अफीम जो है जिससे दवाइयाँ भी बनती हैं, तो कच्चे फलों से पाया जाता है। अफीम के पौधों के कच्चे फलों से अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम या पोस्ता, जिससे मादक पदार्थ या दवाएं भी बनाई जाती हैं। अफीम का दूध निकालने के लिए उससे कच्चे अपरिपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है और ये दवाएं बनाने के कार्य में भी आता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिना पके फल के लेटेक्स से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। 4 ऑप्शन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डुवरिच, थॉमस हंट मॉर्गन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक्स। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के पिता कहे जाते हैं। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 9। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि प्रकृति में नाइट्रोजन का फिक्सेशन जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करके करते हैं। तो नाइट्रोजन का प्रकृति में संयोजन जो स्थिरीकरण होता है वो बैक्टीरिया जो होते हैं निम्न में से किस पौधे की जड़ के साथ सिम्बायोसिस में रहकर करते हैं। दालें, गेहूं, चावल और गन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दालें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों या लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी यानी कि सिम्बायोसिस संयोजन करते हैं और प्रकृति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन है, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, डब्ल्यूबीसी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन। रक्त में लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाएं जो होती हैं आरबीसी, आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन का परिवहन करती हैं और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन लौह युक्त पदार्थ है, जिसके कारण मानव रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। मधुमेह का मतलब डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है। ग्लाइसिन, हिस्टामिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व जो है आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है और इस वृद्धि के कारण जो है ग्रंथि बढ़ जाती है और व्यक्ति को घेंगा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। पर्णरहित या क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। पर्णरहित या क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण में मददगार सहायक होता है। तो हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उस पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है। लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, मैग्नीज। तो सही आंसर जो होगा इसका बी, मैग्नीशियम हो जाएगा। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। बी आंसर हो जाएगा। अगला
प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। भ्रूण किसमें मिलता है? पौधों में भ्रूण किसमें मिलता है? फूल, पर्ण, बीज और कली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीज। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, ये पूछा गया है। पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत और अमाशय। देखिए, अधिकांश भाग पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अन्य भाग भी, आमाशय, बड़ी आंत, ये भी भोजन का पाचन करते हैं, लेकिन अधिकांश जो है, मैक्सिमम पार्ट पाचन का छोटी आंत में संपन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। एंजाइम है, एंजाइम एक विटामिन है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, वायरस है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम जो है एक प्रोटीन है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटलिस्ट के रूप में जैविक रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। आमाशय में, अग्न्याशय में, यकृत में, पित्त में। देखिए 4 ऑप्शन है। जो शरीर का अतिरिक्त ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में भंडारित या स्टोर रहता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत या लीवर है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित करना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सी आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखते हैं, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, विटामिन का। फंक ने, कैसिमिर फंक इनका पूरा नाम था। कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विटामिन सी निम्न में से किसके अवशोषण में मदद करता है? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है जल में विलय होता है, यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। पहला प्रश्न, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के। तो सही उत्तर हो जाएगा उच्च ताप के, ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। यानी कि उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के ताप को मापते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है हाइड्रोमीटर से, ब्यूटीरोमीटर से, लैक्टोमीटर से या थर्मामीटर से? तो लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व नापकर उसकी शुद्धता को नापा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता है। वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वहां गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री जो है सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं।
तो वहाँ गुरुत्व नहीं होता है, लगभग शून्य होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार ए ऑप्शन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, चपटा होकर तस्तरीनुमा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील के पानी की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब जो है घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन जो है बढ़ जाता है। क्योंकि वहां पर जल का दाब भी बुलबुले पे पड़ता है, अतः वायु के बुलबुले का दाब जो है झील के अंदर आयतन कम होता है अधिक दाब के कारण, और झील के बाहर आने पर कम दाब के कारण आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, किस प्रकार के दर्पण को हम दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, ये पूछा गया है। ए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है एक गोलाकार दर्पण है जिसमें उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल जो होता है वो परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी तथा बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। जो शेविंग एंड हेयर ड्रेसिंग मिरर्स होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 6 जो है, बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। आपने देखा होगा कुछ थर्मोस्टेट बोतलें होती हैं, उनमें पानी को ठंडा रखो तो ठंडा रहता है, गर्म रखो तो गर्म रहता है, या किसी द्रव को हम रखते हैं तो वो उसी ताप पर रहता है। तो उसकी बाहरी सतह पर एक लेप लगा होता है, वो किस धातु का लेप होता है? एल्युमिनियम पेंट होता है, लैंड चूर्ण, रजत परत, पारे की परत। तो उसमें आप जो परत होती है वो रजत यानी कि चांदी की परत होती है, आप चित्र में देख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत परत या सिल्वर प्लेटिंग लगाकर पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है या उसी ताप पर रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में, देखिए डायनेमो का चित्र आप देख सकते हैं, आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है, इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। इसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इसे सामान्य तौर पर जनरेटर भी कहते हैं। डायनामो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। डायनामो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां, निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, तो किन किन डिवाइसेस में निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है। कैलकुलेटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर, उपयुक्त सभी में। तो उपयुक्त सभी में निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। निकल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें निकल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 5 जुलाई को, 14 नवंबर को, 3 नवंबर को। सही आंसर हो जाएगा ए, 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है आजकल बहुतायत से प्रयोग में आ रही है। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया और कब किया?
रिचर्ड फेनमैन ने 1959, नोरियो टोनिगुची 1974, एरिक ड्रक्सलर 1986, सुमियो लाजिमा 1991। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नोरियो टानिगुची 1974 में इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नोरियो टानिगुची टोक्यो विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्रोफेसर थे। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1974 में प्रकाशित अपने एक शोध पत्र में किया था। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? यानी कि कौन कौन सा ऐसा जोड़ा है, किन किन धातुओं का जोड़ा ऐसा है जो मिश्र धातुओं से बना होता है? पीतल और इनवार, कांसा और नाइक्रोम, पीतल और कांसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देख लेते हैं इसमें सही आंसर क्या है, सी, यानी कि पीतल और कांसा जो है ये मिश्र धातु हैं, दोनों तांबे के मिश्र धातु हैं। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल व कांसा जो है तांबे की मिश्र धातुएं हैं। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आप नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। सामान्य ताप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? देखिए कौन सा एलिमेंट द्रव के रूप में पाया जाता है निम्न में से। आप जानते हैं पारा तो पाया जाता है, चित्र में देख भी सकते हैं। इसके अलावा इनमें से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कौन तत्व सामान्य ताप पर यानी कि कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर सी, ब्रोमीन हो जाएगा। कमरे के मानक तापमान अर्थात ताप पर केवल ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं। तो दो ही जो धातुएं हैं कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें उच्च दाब होता है, इसलिए उसमें जो गैस भरी जाती है, 4 ऑप्शन इसमें आंसर में है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन। तो नाइट्रोजन को उसमें वायुयान के टायरों में भरा जाता है, बी आंसर सही हो जाएगा। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम हो जाती है, इसलिए वायुयान के टायरों में जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? 4 ऑप्शन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्ट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। तो इसका जो आंसर है वो डी, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूर्ण करता है। ये 14वां प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां। जब जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? केवल जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, प्रश्न पढ़ेंगे। जब मिस्टेकली टाइप हो गया है तो मेंडल के नियमों का अध्ययन जेनेटिक्स, जैव विकास का अध्ययन जेनेटिक्स, डीएनए संरचना का अध्ययन जेनेटिक्स, या आनुवांशिकता और विचरण का। तो सही आंसर है डी, जेनेटिक्स है आनुवांशिकता का अध्ययन, जिसमें डीएनए का अध्ययन, जैव विकास का अध्ययन, मेंडल का नियम सभी सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता, विचरण का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि अदरक जमीन के अंदर पाए जाने वाला एक तना है और जड़ नहीं है। इसका कारण क्या है? यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए अदरक क्या है, एक तना है, जड़ नहीं है। नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। क्योंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः कहा जा सकता है कि अदरक जो है तना है, जड़ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं,
ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पे होते हैं। अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जीवाणु क्या होते हैं? सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय आद्य यानी कि प्रिमिटिव जीव हैं जिन्हें मोनेरा में रखा गया है, और इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है इसके आंसर को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, सिनकोना की छाल से मलेरिया की औषधि प्राप्त की जाती थी, लेकिन एक कृत्रिम औषधि जो है उसने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया है और अपना स्थान ले लिया है, तो वो इनमें से कौन सी है? देखिए ऑप्शन है क्लोरोमाइसेटिन, क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन। तो इसका आंसर जो है बी, क्लोरोक्विन। आपने नाम भी सुना होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, कोरोना के समय पर नाम चला था, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। चित्र में आप प्रोटीन का डायग्राम देख सकते हैं, इसका आणविक चित्र देख सकते हैं। अरहर में, उड़द में, सोयाबीन में, गेहूं में। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है सोयाबीन में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन तीसरे नंबर पर टाइप हो गया है, ऑप्शन सोयाबीन सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी और तिलहनी फसल है, यानी कि बी ऑप्शन जो तीसरे नंबर पर छप गया है सोयाबीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो देखते हैं हम, 20वां प्रश्न, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि आयरन सबसे ज्यादा निम्न में से किस फल में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, जामुन, करौंदा, लोकाट, अमरूद। तो जामुन में सबसे ज्यादा लौह पाया जाता है दिए गए फलों में। करौंदा एक आवृतबीजी पौधा होता है जिसके फल से विटामिन सी तथा लौह जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है घाव भरने में उपयोगी होता है, तथा लौह पदार्थ हमारे रक्त में के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदा के। इसमें हमने करीबन 100 से अधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।